क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया। और बताओ क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे और रिवीजन टाइम टू टाइम आप लोग किए हुए होगे, है ना? अच्छे से पढ़ते जाओ और हम लोग भी चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम 2 से 3 दिन, 3 से 4 से तो देख नहीं लगने चाहिए, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों ने कितना रिवीजन किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी रिवीजन कर रहे होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे, तंदुरुस्त होगे हैं। तो चलो भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ना, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? आगे। क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया था? आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया था बेटा कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है ना? लास्ट क्लास में मैंने शायद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था ना। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, तो आप उसको अच्छे से कर लेना ना, क्योंकि उसका जितना यूज था मैंने बता दिया। अब वो टाइम टू टाइम हमें और यूज में लेना है, मतलब कि जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन उसमें आते रहेंगे, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा रोल हमको देखने को मिलेगा, उनका जरूरत पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा दिया, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आओ भाई इधर देखते हैं। सबसे पहली बात, सैचुरेटेड क्या होता है? कोई बंदा सैचुरेटेड कौन सा होता है? सैचुरेटेड क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, मैंने बता रखा है, फिर भी सुन लो। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो दोनों बंदे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे बेटा? अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में, अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब चलो एक बात ध्यान दो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है ना, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। है ना? यानी कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आओ जल्दी से देखते हैं। तो बेटा उसके लिए एक तरीका है हमारे पास। तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हमारे पास कोई भी बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हम लोग उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन H2 से करा दें, किससे करा दें? H2 से करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। ये क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है ये? कैटलिस्ट है। जस्ट लिख देता हूं इनको मैं, है ना? यानी कि अगर हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन निकल प्लेटिनम पैलेडियम इनमें से किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 के साथ करा दें, अगर हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन H2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लें, तो उस केस में हमें जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा बेटा वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर कैटलिस्ट क्या होता है? तो बेटा इन सभी बातों को हम लोग धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में अच्छे से सीखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। कैटलिस्ट क्या होता है आज का टॉपिक नहीं है, तो बस आप लोग ये याद रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है और अगर हम लोग H2 से रिएक्शन करा के ये काम करना चाह रहे हैं तो हमें इन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि अगर ये कैटलिस्ट नहीं हुए, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये कैटलिस्ट आपके पास नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हम लोग उसका रिएक्शन सिर्फ H2 से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा? H2 से कराते हैं, कोई भी कैटलिस्ट यूज में नहीं लेते हैं, कोई भी कैटलिस्ट यूज में नहीं लेते हैं, तो उस केस में होगा हमारा नो रिएक्शन। उस केस में हमारा क्या होगा? नो रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन उस केस में होगा ही नहीं। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को H2 से रिएक्ट करा के अगर हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो उस केस में हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैटलिस्ट का काम लेना ही लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है। अब रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आज नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना भी नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, चीजों का नाम कैसे देना है, कंपाउंड का नाम कैसे देना है। अभी हमारा टॉपिक वो है तो हम लोग अपने टॉपिक में स्टक रहते हैं। ठीक है भैया। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक एग्जांपल देख लो, क्या ये हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? हाँ या ना बोलो। सबसे पहली बात चेक करो हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। सर ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। क्या इसमें कोई समस्या? सर इसमें कोई समस्या नहीं। अब बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सर कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो बंदा होता है अनसैचुरेटेड। तो यह है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं? सर बिल्कुल है। अब अगर मैं इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन H2 से कराता हूं, किससे कराता हूं बेटा? H2 के मॉलिक्यूल से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लो, इनके अलावा भी कैटलिस्ट होते हैं बट ये कैटलिस्ट बहुत अधिक कॉमन है। तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लो तो होगा क्या? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। मतलब अब आप समझो क्या करना है। H2 है ना, ऐसे लिख लो H, क्या कर लो? ऐसे लिख लो H और H। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको हटा दो ना, H2 है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, लिख लिया? सर बिल्कुल लिख लिया। एक बॉन्ड को तोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो। इनमें से एक बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो। एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों कार्बन के पास H जोड़ दो। क्या बन गया? CH3। अब बताओ यहाँ पे दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं? सर दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा? सैचुरेटेड। क्या हो गया? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से हम लोग कहां पहुंच गए बेटा? सैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड से कहां पहुंच गए बच्चा? सैचुरेटेड पे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है? इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन की हेल्प से, तो कुछ नहीं, H2 से रिएक्शन करा दो, निकल कैटलिस्ट में बन गया, खत्म। ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने ये ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैंने कैटलिस्ट नहीं लिया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कन्वर्जन विदाउट कैटलिस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमको किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है H2 से रिएक्शन करा के उस केस में हमें निकल प्लेटिनम पैलेडियम तीनों में से किसी न किसी एक कैटलिस्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने तो लिया ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्या इसमें कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं, बहुत आसान सी बात बताए हो, तो जल्दी से नोट कर लो, टाइम नहीं उतना। चलो हो गया, ये लो हो गया, तो मिटा देता हूं।
ठीक है। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा चुका हो ना सर? बिल्कुल पढ़ा चुके हो, ये लो। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2 के साथ, नहीं ये ले लो। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2 के साथ, इसको मैंने लिया एक्सेस में, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी करो क्वेश्चन, जल्दी करो क्वेश्चन। हो गया? हो गया, चलो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसका रिएक्शन हम लोग H2 से करा रहे हैं ना, इसका रिएक्शन हम लोग H2 से करा रहे हैं ना सर? बिल्कुल करा रहे हैं। तो क्या करो, कैटलिस्ट क्या लिए? प्लेटिनम, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हम लोग H2 से करा रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हम लोग H2 से करा रहे हैं, और हम लोगों ने साथ में प्लेटिनम का कैटलिस्ट भी ले रखा है, प्लेटिनम का कैटलिस्ट भी ले रखा है। तो क्या होगा, चुपचाप डबल बॉन्ड को तोड़ो और 2 हाइड्रोजन जोड़ो, खत्म खत्म। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि 2 जगह पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, H2 के नीचे 1 मोल, H2 के नीचे 1 मोल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि रिएक्शन अभी के लिए समझो कि अगर H2 के नीचे 1 मोल लिख दिया है, इसका मतलब एक ही बार रिएक्शन कराना है। कितनी बार रिएक्शन कराना है? केवल एक बार रिएक्शन कराना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा और इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ दिया H, तो प्रोडक्ट ये बन गया H। और आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में H को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है ना? H को रिप्रेजेंट करना कोई भी नेसेसरी नहीं है अगर वो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। चलो आओ इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया बेटा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने H2 को ले लिया एक्सेस में, H2 को क्या कर लिया बेटा, एक्सेस में ले लिया। H2 को चलो इसको छोड़ो, नहीं पहले इसको करता मैं 2 मोल, है ना। इस बार H2 को मैंने कितना ले लिया, 2 मोल ले लिया, कितना ले लिया, 2 मोल ले लिया। तो यहां पे इसको मैं ऐसे करता हूं, अभी इसके लिए इसको ऐसे कर देता हूं। 2 मोल H2 लिया ना, H2 को मैंने 2 मोल लिया ना सर? बिल्कुल लिए। तो 2 मोल H2 जो है बेटा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 मोल H2 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, समझ गया बात को? अपना हाइड्रोजन लगा लेना, हाइड्रोजन को मैं शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब समझो बात को, अब बात को समझो। कहना क्या चाह रहा हूं कि जितने डबल बॉन्ड हमारे पास हैं स्ट्रक्चर में, हमारे पास जितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में, हमारे पास जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर में हमारे पास जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ हमें H2 चाहिए, उतने मोल ऑफ H2 चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में 2 बार हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, अगर स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, अरे रिएक्शन में बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक ही तो कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक ही कर रहे हैं सर? बिल्कुल कर रहे हैं। तो जितने पाई बॉन्ड हमारे पास स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर में जितने पाई बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स को हमें लेना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतने मोल या फिर उतने इक्विवेलेंट H2 हमें लेना होगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया बात? समझ में आया बात? आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, ठीक। अब यहां पर मैंने लिख दिया 1 मोल, तो
अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम लोगों ने लिया प्लेटिनम, कैटलिस्ट में ले लिया प्लेटिनम, है ना। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब आप बोलोगे कि सर हम लोगों के पास है तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है हमारे पास, है तो 3 पाई बॉन्ड, लेकिन आपने लिया है, आपने सिर्फ 1 मोल H2 लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बस 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बस 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा ब्रेक होगा? अरे कोई भी कर दो, मेरा मन ये वाला है तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया और क्या बन गया प्रोडक्ट, खत्म खत्म। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा, चलो चलो अब आओ अगला क्वेश्चन देखो। मैंने लिख दिया यहां पे, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2 के साथ, और हम लोगों ने कितना ले लिया? 3 इक्विवेलेंट ले लिया, है ना। EQV का मतलब 3 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट लिखा हो, 3 मोल लिखा हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब करो, अब करो, बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ प्रोडक्ट। इक्विवेलेंट को भी मोल समझो अभी के लिए, बाकी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो समझ जाओगे। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, सारी बातें समझ जाओगे। जल्दी करो नोट, जल्दी करो नोट भाई। हो गया, चलो अब करते हैं। कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। 3 पाई बॉन्ड है और 3 H2 भी है, 3 H2 भी है। कितने मोल H2 है? 3 मोल H2 है। क्या करना है? सारे पाई बॉन्ड को तोड़ना है, सारे पाई बॉन्ड को तोड़ना है और इसको कर देना है चुपचाप खचर खचर। पाई बॉन्ड हटा दो, खत्म। पाई बॉन्ड हटाओ, खत्म। यहाँ पे मैंने निकल का कैटलिस्ट लिया हुआ है ना। कोई बंदा ये मत बोलना कि सर कैटलिस्ट तो लिया ही नहीं। चुपचाप क्या करना है? पाई बॉन्ड हटा दो, पाई बॉन्ड हटा दो, खत्म। पाई बॉन्ड हटा दो, खत्म हो गया रिएक्शन। जितना पाई बॉन्ड हटाया उतना हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी करो। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो गया, हो गया, चलो बताता हूं, बताता हूं। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि सर यहां पे आपने ये नहीं लिखा कितना मोल, यहां पर आपने H2 के पास ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कितने मोल H2 आप ले रहे हो। तो जब भी आपके पास इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए जिसमें ये मेंशन ना हो कि हम लोग H2 के कितने मोल्स ले रहे हैं, H2 के कितने इक्विवेलेंट ले रहे हैं, उस केस में हमें क्या मान लेना है कि H2 जो है वो है एक्सेस में। सर ये एक्सेस में है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हमको जितना मन हम एक्सेस में, इसका क्या मतलब? एक्सेस में है इसका मतलब ये है कि H2 का जितना मन उतना यूज कर सकते हैं। H2 खत्म होने वाला नहीं है। रिएक्शन में हमें जितनी नीड है उतना हम लोग H2 का यूज कर सकते हैं। H2 खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, एक्सेस में H2 है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में जितना नीड है हमें H2 मॉलिक्यूल का, हमें जितना H2 मॉलिक्यूल चाहिए रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, हम उतना H2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मन में आया बात? सर बिल्कुल। कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 4 पाई बॉन्ड है। तो क्या करना है? चारों पाई बॉन्ड को तोड़ना है, चारों पाई बॉन्ड को तोड़ना है, चारों पाई बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पे H लगाना है। 1 पाई बॉन्ड तोड़ा, 1 H है, 1 H है। यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड तोड़ा, 1 H है, 1 H है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तोड़े हैं ना, तो पहले 1 H यहाँ लगा दो, 1 H यहाँ लगा दो, सिमिलरली फिर 1 H यहाँ लगा दो, फिर इतने। समझ में आया? जितने पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को लगा दो। ठीक, बना दो स्ट्रक्चर। हाँ
सबसे पहले यहाँ पे एक H लगा, फिर नीचे एक H लगा, ठीक है। उसके बाद ये बचा रहेगा, फिर यहाँ पर एक H लगा, फिर यहाँ पर एक H लगा, ठीक। उसके बाद ये बचा रहेगा, यहाँ पर एक H लगा और एक H इधर लगा, फिर एक H इधर लगा और एक H इधर लगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर चुपचाप बस H2 लिख दिया है, उसके मोल के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया है, 1 2 कुछ भी नहीं लिखा है, उस केस में हमें H2 को मान लेना है कि H2 है हमारा एक्सेस में, H2 है हमारा एक्सेस में। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। अगला पॉइंट देखो, सेम चीज मैं लेता हूं। है ना, इस बार ये लिख दिया, है ना, ये लिख दिया, ठीक। और वहीं इसका निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बताओ बताओ। अब बोलेगा बंदा कि सर यहां पर भी मोल नहीं लिखा है। मैं बोलूंगा ये क्या दिख रहा है, जो मॉलिक्यूल के पहले जो नंबर लिखा होता है, मॉलिक्यूल के पहले जो नंबर लिखा होता है वो मोल ही होता है। मॉलिक्यूल के पहले जो नंबर लिखा है वो हमारा मोल ही है। तो यहाँ पे कितने मोल लिख दिया है, 2 मोल लिख दिया है। मोल ऐसा नहीं है कि मोल मेंशन कर दे, अगर ऐसे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो हमको समझ जाना है कि 2 मोल H2 की बात कर रहा है, 3 मोल H2 की बात कर रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल के पहले जो नंबर है बेटा, ये भी कहीं ना कहीं हमें मोल का रिप्रेजेंटेशन ही देता है। तो मोल डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 लिख दिया, तो हमें ये समझ जाना है कि 2 मोल H2 की बात कर रहा है, यानी कि 2 मोल H2 ही हमारे पास है। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 2 मोल H2। ये हमें यही बता रहा है कि हमारे पास H2 कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। कितने मोल है भैया, 2 मोल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब रिएक्शन में क्या होगा, 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 है, हाँ सर, यानी कि 1 मोल H2 एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में लगता है। 1 मोल H2 एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में लगता है। तो 2 मोल H2 से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। चलो एक ये खत्म कर दो, है ना। बाकी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना बॉन्ड लाइन नोटेशन में जरूरी नहीं है। कब, अगर हाइड्रोजन कार्बन से लगा है तो मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी आपको पता तो होगा कि कहां पे हाइड्रोजन लगाना है, कहां पे हाइड्रोजन को नहीं लगाना है। एक बात और, किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 मोल H2 मिलकर सिर्फ 1 पाई बॉन्ड को तोड़ पा रहा है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। 1 मोल H2 कहीं ना कहीं 1 मोल पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, 2 मोल H2 कहीं ना कहीं 2 मोल पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, क्या प्रक्रिया होता है, जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा, अब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात, ठीक है। चलो अभी के लिए ये लिख लो, अभी के लिए दिमाग में बस ये मान लो कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है यानी कि बस 1 पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ पे अगर 3 लिखा है इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड टूटेंगे। 4 लिखा है मतलब 4 पाई बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो भैया। दिक्कत की बात ही नहीं है, कहां से दिक्कत हो जाएगी। जल्दी लिखो, छापो भैया छापो। हो गया। चलो बोल रहा हूं, एक पॉइंट लिखो। जितने पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, जितने नंबर आप पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, जितने नंबर आप पाई बॉन्ड तोड़ने हैं उतने नंबर आप H2 लेने हैं। जितने नंबर आप पाई बॉन्ड तोड़ने हैं उतने नंबर आप H2 मॉलिक्यूल ले लेना। जितने नंबर आप पाई बॉन्ड तोड़ने हैं उतने नंबर आप H2 मॉलिक्यूल्स ले लेना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है। चलो मिटा रहा हूं। चलो अब हेडिंग डालो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका और नाम भी होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं DBE। क्या कहते हैं? DBE। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक दूसरा नाम क्या हो गया? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दूसरा नाम क्या हो गया बेटा इसका? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका नाम एक और होता है ना, इसका नाम एक और होता है। इसका नाम होता है एक और क्या? आई थिंक मुझे हाँ, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, है ना, है ना। तो तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। आपको क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तीनों चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। जल्दी इसको लिख लो, जल्दी हेडिंग डाल लो। अब सर इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सबसे सिंपल मतलब बताता हूं। इसका मैं सबसे सिंपल मतलब बताता हूं। इसका सबसे सिंपल मतलब क्या है? किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल लगते हैं वहीं कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल का DU होगा। समझ गए बालक? समझ गए बालक? किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ H2 लगेंगे, जितने मोल ऑफ H2 लगेंगे, वही नंबर क्या होगा? DU होगा। वही नंबर क्या होगा? DU होगा। फॉर एग्जांपल किसी हाइड्रोकार्बन को, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज करो 3 H2 के मॉलिक्यूल लगे। कितने H2 के मॉलिक्यूल लगे? 3 H2 के मॉलिक्यूल लगे। तो कंपाउंड का DU क्या होगा? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसका DU क्या होगा? 3 होगा। किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे। कितने? किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे। तो उस केस में DU क्या होगा? उस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बेटा? कंपाउंड का, किसका? अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड का DU क्या होगा? 2 होगा। एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास, एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास जिसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए 6 हाइड्रोजन लगते हैं। कितने H2 के मॉलिक्यूल लगते हैं? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है हमारे पास अनसैचुरेटेड का, हमारे पास अनसैचुरेटेड का एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है बेटा जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए 6 H2 के मॉलिक्यूल लगते हैं। कितने H2 के मॉलिक्यूल लगते हैं बेटा? 6 H2 के मॉलिक्यूल्स लगते हैं।
सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका डी कितना होगा? सर ऑब्वियसली 6 होगा। कोई डाउट, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जल्दी करो। हो गया? हो गया, चलो मिटा देता हूं। चलो आओ ध्यान दो, आओ ध्यान दो। जैसे सपोज करो, है ना। अब मुझे बताओ ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे? कितने H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 मोल H2 लगेंगे, यानी 2 H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे। कितने H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे? 2 H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा? इसका ड्यू कितना हो जाएगा? इसका ड्यू कितना हो जाएगा? इसका ड्यू हो जाएगा 2। जितने H2 के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, वही कंपाउंड का हो जाएगा DU, वही कंपाउंड का हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वही कंपाउंड का हो जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत है? वही कंपाउंड का हो जाएगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। नाम 3 है, मतलब 1 है, काम 1 है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? जल्दी लिखो इसे, जल्दी लिखो इसे। हो गया? हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब आओ अगला पॉइंट्स कुछ लिखते जाओ, कुछ अगला पॉइंट लिखते जाओ। DU, अब देखो मैं 3 नाम नहीं लूंगा, मैं सीधे नाम लूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है DU, उसका शॉर्ट फॉर्म है DU। तो मैं सीधे बस DU से काम चलाऊंगा। क्या है? DU depends on number of pi bond plus depends on number of pi bonds and number of ring, है ना। DU किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा? DU कितने पाई बॉन्ड है इस बात पे डिपेंड करता है, और कितने रिंग हैं इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो। जो DU है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जो DU बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंपाउंड के पास जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उतना अधिक DU होगा। ठीक बात है? ठीक बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगला पॉइंट देखो। जो DU है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ रिंग। है ना, है ना। यानी कि किसी भी कंपाउंड के पास जितने अधिक रिंग होंगे उस कंपाउंड का DU उतना अधिक होगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुआ सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, अब अगला पॉइंट देखो। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिक्स करता हूं, इन दोनों पॉइंट को मिक्स करता हूं और एक सिंगल पॉइंट बनाता हूं। क्या? DU जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिक्स कर दूं तो मैं तुमसे क्या सुनो, मैंने इन दोनों पॉइंट को मिक्स कर दिया ना। अब तुमसे मैं पूछता हूं कि DU अब बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो अब क्या बोलोगे? DU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ
रिंग। मैंने इन दोनों पॉइंट को मिक्स कर दिया और तुमसे पूछा कि बताओ du किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे कि सर du डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। यानी कि अगर कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास पाई बॉन्ड भी है, रिंग भी है, तो मैं पाई बॉन्ड और रिंग दोनों का सम कर दूंगा, हमें मिल जाएगा du हमारा। कोई दिक्कत? इन सारे पॉइंट्स को लिखो पहले आप पहले इन सारे पॉइंट्स को लिखो। हो गया? हो गया, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये रिंग क्या होता है, सर ये रिंग क्या होता है, ये क्या नया नाम ले लिया आपने, ये आपने क्या नया नाम ले लिया। तो अब आओ देखो, आओ देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोल देते हैं, है ना, है ना। हाँ सर, इतने पॉइंट्स को लिख लिया आप, इतने पॉइंट को लिख लिया आप। अब बच्चा पूछेगा कि सर ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले ये तो बताओ, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले ये तो बताओ। चलो, हालांकि ये बाद का टॉपिक था, बाद में पढ़ाना था, लेकिन बच्चे ने पूछ दिया तो मेरा कर्तव्य है बताने का, वरना मेरे पे क्या कर देगा, बताता नहीं है सर, मेरे पे कंप्लेन वगैरह कर देगा, नौकरी चली जाएगी, है ना। तो पहले मेरे को बता देना चाहिए कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फॉर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना, फॉर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन there should be at least कितने, at least 3 carbon atoms present in compound। अब देखो बेटा, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे पास कंपाउंड है, वो साइक्लिक है कि नहीं, इस बात के लिए सबसे पहला केस क्या चेक करना है, कम से कम 3 कार्बन होगा, यानी कि 2 कार्बन पे या फिर 1 कार्बन से कभी भी साइक्लिक रिंग नहीं बन सकती, 2 कार्बन या 1 कार्बन से कभी भी साइक्लिक रिंग नहीं बन सकती। अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी पॉलीगॉन को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप बोलोगे 3 लाइंस, यही बोलोगे ना 3 लाइंस, कि किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, यस सर। सिमिलरली किसी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी हमें। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब चलो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना के दिखाते हैं। सपोज करो ये C है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, दूसरा C है, इसको नंबर 2 दे दिया, ये जो C है इसको नंबर 3 दे दिया। अब देखो क्या दिख रहा है, जो पहला कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है आपस में डायरेक्टली अटैच है कि नहीं, सर बिल्कुल है। फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं, सर बिल्कुल है। तो जब भी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? अब देखो ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे हर एक कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम लोग 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह कार्बन 2-2 बॉन्ड बनाए हुए दिख रहे हैं, तो हर जगह हम लोग 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, खत्म बात।
ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, अगर हमें इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाना होगा, अगर हमें इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हर जगह से कार्बन और हाइड्रोजन को हटा देंगे बस। क्योंकि हमें पता है हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे क्या होता है, हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये देखो ये क्या है, बेसिकली हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है सर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो जो बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग लाइक हाइड्रोकार्बन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉइंट से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए उसको कहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे इस पॉइंट से घूमा दोबारा इस पॉइंट पे आ गया, क्या हो गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वही हमारे पास ऐसा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता तो क्या ऐसा हो पाता कि हम लोग किसी पॉइंट से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ पाए, नहीं सर। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, हमारे पास कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो ये एक पॉइंट से घुमा दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत। तो बस आप ये याद रखोगे कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको रिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो। हो गया, हो गया, चलो मिटाता हूं। चलो मिटाता हूं। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो DU है, जो हमारे पास DU है बेटा, वो क्या है, DU जो है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स है ना। रिंग्स मतलब साइक्लिक कंपाउंड, अरे ठीक से लिख जा, प्लस नंबर ऑफ रिंग, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। जो DU है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब एक दो देखो, पढ़ाने को तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं करूंगा तो फील आएगा क्या। अगर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ भी पढ़ लें, कोई फील आ रहा है सर, कोई फील नहीं आ रहा। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया सर, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो जब भी साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है बेंजीन। क्या हो जाता है वो, बेंजीन। मैंने क्या बोला कि इस बेंजीन का DU निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, DU निकाल के दिखाओ। तो आप लोग क्या बोलोगे, सबसे पहला काम ये करो कि इसके पास, इस बेंजीन रिंग के पास कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। सबसे पहला काम ये काउंट करो कि बेंजीन रिंग के पास कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो आप क्या देखोगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। इस बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसका DU क्या हो जाएगा, इसका DU क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, प्लस रिंग कितना है, तो बोलोगे कि सर रिंग तो एक ही है। DU का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। इसके पास पाई बॉन्ड तो हो गए 3, रिंग कितने हैं, रिंग कितने हैं। तो अब बोलोगे कि सर एक ही तो रिंग है, एक ही तो रिंग है ये। तो बोला अच्छा, इसका मतलब DU कितना हो गया, 3 + 1 4। DU कितना निकल के आ गया, DU कितना निकल के आ गया बेटा, 4 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, DU 4 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब बताओ इसका DU कितना होगा, इसका DU कितना होगा बेटा, इसका DU क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर DU का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 तो हो गए पाई बॉन्ड और 1 हो गया रिंग। तो इसका DU कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका DU बताओ जी, इसका DU बताओ भैया, इसका DU बताओ। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सर DU का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। यानी कि इसके पास पाई बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड। तो बोलोगे आप कि सर पाई बॉन्ड इसके पास है ही नहीं, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसके पास 0 पाई बॉन्ड है प्लस 1 रिंग है,
प्लस एक रिंग है। तो डी यू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। इसका मतलब डी यू कितना निकल के आ गया, डी यू इसका कितना निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ, इसका बताओ। अब आप क्या बोलोगे सर, डी यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है सर? एक तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, यानी कि 1 + 1 = 2, यानी कि डी यू इसका कितना आ गया, 2। इसका डी यू कितना निकल के आ गया, 2। तो डी यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, इन दोनों को कर दो जोड़, इन दोनों को कर दो सम, निकल के आ गया डी यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और क्वेश्चन करना है? चलो। अरे मन नहीं मान रहा है तो बोलो ना भाई, क्वेश्चन करना है। तुम लोग भी चुप हो जाते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे देखो, डी यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बोला इसका डी यू निकालो। इसका डी यू क्या होगा, इसका डी यू क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे सर, डी यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। कितने पाई बॉन्ड है भैया, कितने पाई बॉन्ड है सर? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो इसके पास कितने पाई बॉन्ड है बच्चा, इसके पास कितने पाई बॉन्ड है बबुआ सर? 3 तो पाई बॉन्ड है, 3 तो पाई बॉन्ड है। इसके पास रिंग कितने हैं, रिंग कितने हैं? बोलोगे सर पागल वागल हो गए हो क्या, ये तो मुझे स्ट्रेट चेन दिख रहा है, इसमें कहां से रिंग आ जाएगा? मैं बोला बहुत अच्छी बात है, यानी कि रिंग नहीं है। तो रिंग कितने हो गए, 0, यानी कि पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम कितना आ गया, 3। तो डी यू भी कितना हो गया, 3। समझ में आया बात, समझ में आया बात? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो डी यू क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। डी यू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे दिया, अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया, तो डी यू कैसे निकालोगे, डी यू निकालोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग की हेल्प से। पक्का बात, पक्की बात? गलती नहीं करोगे ना सर? कोई गलती नहीं करेंगे सर, इतने आसान से कॉन्सेप्ट में थोड़ी ना गलती कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी लिख लो। फिर मैं तुमको बताता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ डी यू। मैं आपको क्या बताता हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ डी यू। हालांकि जो डी यू है बेटा, ये जो टॉपिक है, इसका अभी तुरंत तो कोई यूज नहीं है, लेकिन जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक का जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, आइसोमेरिज्म, वहां पे डी यू का काम आएगा, वहां पे डी यू का बहुत अधिक काम आएगा। तो अभी हम आप लोग इसको लिख लो, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी यू। जल्दी करो इसको, जल्दी करो इसको, जल्दी करो इसे। हो गया, हो गया, चलो। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो। बताओ इसका डी यू क्या होगा, पहला, दूसरा, इसका डी यू क्या होगा, ये बताओ। ये थोड़ा सा मैं ठीक से बनाता हूँ, रुक जाओ पहले, इसको मैं थोड़ा सा सही बना दूँ। इसका डी यू क्या होगा, ये बताओ। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, चलो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इसका डी यू बताओ क्या होगा, है ना। एक और कर लो, बस करते जाओ आप लोग।
इसका ड्यू बताओ क्या होगा। हाँ, इसका ड्यू बताओ क्या होगा। और क्या दे दूँ आपको। एक कैसा दे देता हूँ, चौथा, पांचवा। इसका बता दो आप लोग क्या होगा। एक छठा कौन सा दे दूं आपको, सोचने दो थोड़ा सा। ये सोचने, अच्छा ये दे दूं। चलो छठा ये हो गया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। चलो इसका डी बता दो क्या होगा। ठीक, चलो इनफ है। पहले इतना बता दो। पहले आप इतना बता दो, इतने कंपाउंड्स का डी क्या होगा। है ना, चलो बताओ मैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। डी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, यही होता है ना। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है सर, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। रिंग कितने हैं, एक रिंग है, तो इसका डी कितना हो जाएगा 1। जितने पाई बॉन्ड, डी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग एक है, तो डी 1 हो गया। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है सर, एक भी नहीं, 0 पाई बॉन्ड। रिंग कितने हैं, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर एक तो पूरा ये वाला रिंग हो गया, एक तो पूरा ये वाला रिंग हो गया, और दूसरा भी रिंग है क्या। हाँ, एक रिंग और है। कैसे, ये वाला जो सिस्टम है बेटा, जो हमारे पास ये वाला सिस्टम है, वो प्लेन के बाहर की तरफ है। बस आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो बेटा कि जो देखो एक रिंग तो ये हो गया, दूसरा रिंग इस तरह से प्लेन से बाहर आया हुआ है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप लोग आगे पढ़ोगे भी जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करोगे क्लास 12th में, तो वहां बताया जाएगा जो ब्रिज हेडेड पोजीशन होता है ना। तो बस आप इसको ऐसे समझो कि जो ये वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरह से प्लेन से बाहर है, और जो ये वाला रिंग है वो प्लेन में है। तो इसके पास कितने रिंग हैं, इसके पास है हमारे पास 2 रिंग। कितने रिंग है बेटा, इसके पास रिंग है 2 रिंग है। रिंगा। इसके पास कितने रिंग है बेटा, 2 रिंग है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 0 पाई बॉन्ड है, तो इसका डी कितना हो गया 2 हो गया। इसका भी डी कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे आओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। सर पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं सर, 0 पाई बॉन्ड है। रिंग कितने हैं, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग रिंगा प्लस 5 रिंग। तो इसका ड्यू कितना हो गया 5, इसका ड्यू कितना हो गया 5। आओ इस पे ड्यू का फॉर्मूला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 3 तो पाई हो गए, प्लस रिंग कितना हो गया 1 और 2 रिंग हो गए, है ना। तो इसका ड्यू कितना आ गया 3 2 5, इसका ड्यू निकल के आ गया 5। कोई डाउट, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके पास आओ, कितने रिंग है सर, 1 रिंग। पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 पाई बॉन्ड, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा बेटा 3 है, 2 1 3। इसका ड्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक, इधर आओ, कितने पाई बॉन्ड है सर, 0 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है सर, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। रिंग कितना है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग। कितने रिंग है 5 रिंग है, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5।
क्या du निकालने आ गया। इसमें कोई दिक्कत होगा आपको, मुझे पता है कुछ लोग इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप ऐसे समझो, बस आप इसको ऐसे समझो कि एक तो पूरा रिंग ये वाला हो गया, एक तो पूरा रिंग ये वाला हो गया, दूसरा रिंग ये हो गया, इतना इमेजिन कर लो। दो रिंग हैं बेसिकली, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है कहीं ना कहीं प्लेन के बाहर है, ये वाला पोर्शन जो है कहीं ना कहीं प्लेन के बाहर है। तो कितने रिंग बना रहे हैं प्लेन के बाहर होके, तो दो ही रिंग बना रहा होगा, है ना, एक रिंग पूरा ये वाला और एक रिंग ये बाहर से जो प्लेन के। तो इसको आप लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इसका ड्यू कितना होगा, 2 होगा। कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको। चलो बेटा, आई होप पिछले टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखो, अब ड्यू में अगले केस पे चलते हैं, ड्यू में अगले केस पे चलते हैं। सर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दें, स्ट्रक्चर दे ही ना। क्वेश्चन में ये भी तो केस हो सकता है कि हमें स्ट्रक्चर दिया ही नहीं, दे दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके हम लोग ड्यू कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला हाउ कैन वी कैलकुलेट आउट ड्यू। ठीक है, चलो देखते हैं तरीका क्या है। बेटा जो ड्यू का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में, जो ड्यू का हमारे पास फार्मूला है, अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है, उस केस में ड्यू निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? ड्यू इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस n/2, यह है यूनिवर्सल फार्मूला। मतलब कभी गलत नहीं देगा आंसर, हमेशा करेक्ट आंसर देगा, हमेशा करेक्ट आंसर देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे C क्या है बेटा? C है नंबर ऑफ कार्बन एटम। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। X क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सर ये मोनोवैलेंट एटम होते क्या है? ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो गए मोनोवैलेंट एटम। और यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। N क्या है? नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। समझ गया बात? सर समझ गया बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से भी ड्यू निकालने अच्छे से में आ जाए। चलो आ जाओ। पहला एग्जांपल क्या है? C2H4। C2H4 ड्यू का फार्मूला क्या है? C+1। यहाँ पे C कितने हैं? 2। C कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2+1। हो गया सर? बिल्कुल हो गया। माइनस माइनस H प्लस एक्स माइनस एन ना, माइनस H प्लस एक्स माइनस एन। H है कितने? H हैं सर 4H हैं। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। H प्लस एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है कोई? है कोई इस स्ट्रक्चर में? इस स्ट्रक्चर में कोई मोनोवैलेंट एटम है? सर नहीं है, तो 0। एन प्रेजेंट है नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, यानी कि कोई भी ट्राईवैलेंट एटम इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है? सर कोई भी ट्राईवैलेंट एटम इस फॉर्मूले में प्रेजेंट नहीं है, तो +0 +0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 2 + 1 3, 2 + 1 3, कितना हो गया? 3 माइनस 4/2 कितना हो गया? 2, यानी कि इसका ड्यू कितना निकल के गया? 1। इसका ड्यू कितना निकल के गया? 1। अब आओ इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं, इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं। अगर किसी मॉलिक्यूल का ड्यू 1 है, अगर किसी मॉलिक्यूल का ड्यू 1 है, सबसे पहले छोड़ो उसको, अगर किसी मॉलिक्यूल का ड्यू 0 है, इसका मतलब क्या? मॉलिक्यूल का ड्यू अगर 0 मिल जाए तुमको, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? तो तुमको दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि सर ड्यू का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यू का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ड्यू इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ड्यू को हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि ड्यू इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर ड्यू 0 है इसका मतलब न तो कोई पाई बॉन्ड है न तो कोई रिंग है। ड्यू 0 इसका मतलब क्या हुआ? न ही कोई पाई बॉन्ड है और न ही तो कोई रिंग है। समझ गए बात? हाँ सर। ड्यू 1 इसका मतलब क्या? या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। अब आओ देखो, आओ देखो फॉर्मूला क्या है? C2 यानी कि 2 कार्बन है बस। अब मैंने क्या बताया था? रिंग होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। रिंगा रिंगा रोड़ी ना रिंग होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए।
चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। लेकिन है यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन, है यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन, तो क्या रिंग बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब DU1 आया, मीन्स एक पाई बॉन्ड है, मीन्स एक पाई बॉन्ड है। ये सिग्निफिकेंस है DU का। DU देख के हम लोग खटाक से पकड़ लेंगे कि पाई बॉन्ड है कि रिंग है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल क्लियर हुआ, ये एग्जांपल क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। और इसको कर लेते हैं, ये आपका हो गया, चलो ये आपका हो गया होमवर्क, ये हो गया आपका होमवर्क, ये आपका क्या हो गया? होमवर्क। ठीक, और इसको करते हैं, इसका DU फॉर्मूला क्या है? DU का फॉर्मूला क्या है? C+1, C+1 कार्बन कितने हैं? 2, तो 2+1। C का नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है ना बेटा, C क्या है? C नंबर ऑफ कार्बन एटम ही तो है। सर बिल्कुल है, तो C+1 यानी कि 2+1, यानी कि 2+1। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। माइनस H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 7 प्लस X कितना है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, X क्या है? X क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ना? सर बिल्कुल है। मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं? सर एक भी नहीं, सर एक भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 0। माइनस N क्या है? नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम है क्या? सर बिल्कुल है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है, -1 अपॉन में 2 है ना? क्या हुआ? 2+1 3, 2+1 3, माइनस 7 - 1 6/2 कितना आया? 3, यानी कि 3 - 3 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे तो 0 आ गया वैल्यू, यहाँ पे तो 0 आ गया वैल्यू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में न तो कोई पाई बॉन्ड है और न ही कोई रिंग है। क्लियर मामला? सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये भी क्या हो गया आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन में क्या हो गया आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन में क्या हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए, पूरी जान लगा के मेहनत करिए, है ना, पूरी जान लगा के मेहनत करिए। और एक बात और कि जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया DU का, इससे बाहर या इससे अधिक कुछ भी कोई नहीं पूछ सकता। तो मैं इसके बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, है ना। ढूंढ ढूंढ के मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन इस टॉपिक में आप लोगों को भेज दूंगा, और आप लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करो, बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बढ़िया से इस टॉपिक को सॉल्व करो। बहुत आसान सा, बहुत सरल सा टॉपिक है। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। उसको खत्म करेंगे और सीधे नामांकन पे जंप कर जाएंगे। नामांकन मतलब नोमेनक्लेचर, वहां से नाम लिखना सीखेंगे। अभी तक तो बेसिक थे, इन चीजों का यूज करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, बट बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, तो यहाँ उतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जो आगे के चैप्टर्स में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहो। होप करता हूँ कि आज की क्लास अच्छे समझ में आई होगी, एंजॉय किया होगा आपने। तो खूब ख्याल रखो, खूब मस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।